नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। आज सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि कल होगा वो काम जो मोदी विरोधियों पर बिजली गिरनी तय करेगा। बिजली की तरह करंट लगेगा सबको। कल वो काम होने वाला है, उसके बारे में बताऊं। इसके अलावा राहुल, ओवैसी और पीएम मोदी चीन और भारत के बॉर्डर पर कौन सच बोल रहा है, इसकी बात होगी। नरेंद्र मोदी का वो अनदेखा वीडियो आपको दिखाऊंगा जो देश को हैरान कर देगा। वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा, पुराना वीडियो है, लेकिन आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा नरसिम्हा राव को बीजेपी का पीएम बताने के पीछे कांग्रेस का क्या खेल है। मोदी को नीच बताने वाले मणिशंकर अय्यर अब 2024 जितवाने वाले हैं क्या। आज कुछ पन्ने खोलूंगा हिस्ट्री। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, खुद से चलती सीढ़ी, खुद सरकता व्हील चेयर। देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें देखिए। व्हील चेयर खुद से चल रहा है, सीढ़ी कोई चला नहीं रहा, सीढ़ी चलती चली जा रही है। ये वायरल वीडियोस आपके पास भी हो सकता है आए होंगे। इन वीडियो का सच क्या है, भूत है, साइंस है, क्या है सच्चाई, आज पाठशाला में 9:25 पर बताऊंगा। झारखंड हाईकोर्ट में भूत, यह भी वायरल किया जा रहा है दावा, इसका सच क्या निकला यह भी बताऊंगा। और फिर हिमाचल प्रदेश की तबाही की वो तस्वीरें जो पहली बार टीवी पर आई हैं। पहाड़ों में प्रलय की वो भयानक तस्वीरें जो अब तक आपने देखी नहीं, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। और आखिर में भारत पर हिंडनबर्ग के हमले का चैप्टर 2 आने जा रहा है क्या। लेकिन आज की पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान की नई तस्वीर सामने आई। लैंडर से निकलकर वो चांद की सतह पर जाता दिख रहा है। लैंडिंग के कुछ ही घंटे में 26 किलो वजनी और 6 पहिए वाला रोवर चंद्रमा की सतह पर चलता दिखा। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 8 मीटर चल चुका है। लैंडर और रोवर के सभी डिवाइस सही तरीके से काम कर रहे हैं। मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस के ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला अभी हाईकोर्ट में है, वहीं इस पर फैसला होगा। 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई के 27 केसेस को असम ट्रांसफर कर दिया और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इन मामलों के लिए स्पेशल जज नियुक्त करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े सभी मामलों में पीड़ितों, गवाहों और आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की छूट दी। हरियाणा के पास नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो। हादसा 22 अगस्त को हुआ, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में एक तेज रफ्तार रोल्स रॉयस कार ऑयल टैंकर को पीछे से टक्कर मारती नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त 11 करोड़ की रोल्स रॉयस कार की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोल्स रॉयस कार और ऑयल टैंकर दोनों में आग लग गई। हादसे में टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई, जबकि कार में बैठे 3 लोग घायल हुए। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत का मान बढ़ाया। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। साथ ही उन्होंने अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर दूर भाला फेंका और फाइनल में जगह बनाई। भारत ने आज तक इस टूर्नामेंट में गोल्ड नहीं जीता है। पिछली बार नीरज चोपड़ा भी गोल्ड से चूक गए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि कल वो कौन सा काम होने वाला है जिससे मोदी विरोधियों पर बिजली गिरनी तय। राहुल, ओवैसी, मोदी चीन और भारत के बॉर्डर पर सच कौन बोल रहा है। नरेंद्र मोदी का वो अनदेखा वीडियो जो आपको हैरान कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी आजकल इस बात से बहुत जल रहे हैं कि चंद्रयान की लैंडिंग के वक्त प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों दिख रहा है। उन्हें इस बात से भी दिक्कत हो रही थी कि चंद्रयान की लैंडिंग के वक्त पीएम मोदी ने भाषण क्यों दे दिया। मतलब हर बात से ही दिक्कत है भाई, कि मोदी जी वहां बैठे क्यों थे, जुड़े क्यों थे, उनका फोटो क्यों कट गया, उन्होंने बोल क्यों दिया। कुछ लोगों को इस बात से भी परेशानी हो रही है कि पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में होते हुए भी अपने दूसरे कार्यक्रम छोड़कर इसरो के वैज्ञानिकों से फोन पर बात कर ली। उन्हें लगता है कि ऐसा करके चंद्रयान का क्रेडिट पीएम मोदी लेना चाहते हैं।
पीएम मोदी क्रेडिट लेना चाहते हैं या नहीं, आज आपको एक अनदेखा वीडियो दिखाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मोदी जी का एक पुराना वीडियो है जो आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को और दुख सहना है। मोदी विरोधियों के लिए कल का दिन तो और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उन पर बिजली गिरेगी। और वजह यह है कि प्रधानमंत्री विदेश से लौटकर कल सीधे बिना कोई आराम किए सीधे इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम बेंगलुरु में होगा और बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के विरोधियों को यह सब हजम नहीं होगा, क्योंकि वही बेंगलुरु है जहां विपक्ष ने दूसरी बैठक की थी और अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया। बेंगलुरु उस राज्य में है जहां कांग्रेस की सरकार है, और जब पीएम मोदी वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों से मिलेंगे और बड़ा इवेंट होगा, तो कांग्रेस के लिए यह सब दिल पर पत्थर रखकर देखने जैसा होगा। क्योंकि अभी तक कांग्रेस इस कोशिश में पूरी ताकत से जुटी थी कि चंद्रयान का क्रेडिट मोदी को ना मिल जाए, इसलिए वो बार बार नेहरू का नाम ले रही है। अरे नेहरू जी ने इसरो शुरू किया था, देखे नहीं, उसी का नतीजा कि आज चंद्रयान गया। लेकिन कल तो मोदी जी सुबह सुबह वहां पहुंच जाएंगे, कार्यक्रम कर रहे हैं वैज्ञानिकों के साथ, तब चलेगी छुरी। बार बार याद दिला रही है कांग्रेस कि नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, लेकिन भारत अब नेहरू से बहुत आगे निकल चुका है। नेहरू के वक्त वाला इसरो भी अब मोदी के वक्त में दुनिया की बड़ी स्पेस पावर बन चुका है। पूरी दुनिया इसे मान रही। हमने आपको कल ही पाठशाला में बताया था कि कैसे दुनिया भारत को अब सलाम ठोक रही। लेकिन यह कामयाबी किसी एक की नहीं है, यह कामयाबी भारत के उन वैज्ञानिकों की है जिन्होंने चांद पर भारत को पहुंचाया। और इसलिए पीएम मोदी उनका सम्मान करने खुद बेंगलुरु जा रहे हैं, जबकि वो लंबे विदेशी दौरे से लौट रहे हैं। पीएम मोदी चाहते तो विदेशी दौरे से लौटकर दिल्ली में पहले आराम कर लेते और फिर जाते मिलने। अगर वैज्ञानिकों से मिलना ही होता तो वैज्ञानिकों को दिल्ली बुलवा सकते थे कि यहीं बुला लो सबको, मैं आऊंगा यहीं मिल लूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि अभी चंद्रयान का मिशन चल रहा है, ये वैज्ञानिक वहां से हिल नहीं सकते, उनका वहां रहना इंपॉर्टेंट है। तो खुद बेंगलुरु जा रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने, उनकी पीठ थपथपाने, बिना आराम किए। पीएम मोदी के कल का कार्यक्रम आप सुनिए, आप कहेंगे क्या ही जबरदस्त एनर्जी है। पीएम मोदी कल सुबह करीब 6 बजे ग्रीस से सीधे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। बेंगलुरु में पीएम मोदी के स्वागत के लिए करीब 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु में पीएम मोदी का एक छोटा सा रोड शो भी हो सकता है। इसके बाद सुबह 7 बजे पीएम मोदी बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर में जाने वाले हैं। सुबह 7 से 8 बजे तक पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मिलेंगे, उन्हें चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए बधाई देंगे। फिर सुबह 8:05 पर वो बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और सुबह 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। यानी प्रधानमंत्री का हिसाब बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया उतरूंगा तो सबसे पहले इंडिया को चांद पर पहुंचाने वालों को सलाम ठोकूंगा। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 सफल हो गया तो पीएम मोदी अपनी इमेज चमकाने के लिए वैज्ञानिकों से मिलने जा रहे हैं। कई लोग कहेंगे कह रहे जा रहे हैं इसी चक्कर में कि वहां पे थोड़ा फोटो होगा तो क्रेडिट मिलेगा। मैं आज आपको पीएम मोदी का एक अनदेखा वीडियो दिखाता हूं, जो आपको बताएगा कि पीएम मोदी हमेशा से ही अपने देश के वैज्ञानिकों के साथ ऐसे ही खड़े। हमने आपको बताया था कि साल 2019 में चंद्रयान 2 जब अपने मिशन से चूक गया था, तब भी पीएम मोदी ने इसरो चीफ को हिम्मत दी थी, उनकी पीठ थपथपाई थी। लेकिन अब और पहले चलिए, साल 2008 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर चले गए थे। वहां उन्होंने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया था और वैज्ञानिकों को डिनर पर आने का न्योता दिया था। गुजरात कैबिनेट ने उस वक्त वैज्ञानिकों के सम्मान में एक प्रस्ताव भी पारित किया था। वो पीएम नहीं थे, उनके इस कार्यक्रम की कहीं चर्चा भी नहीं हुई होगी, उनका ये वीडियो ही कई लोग आज देखने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने किया था। क्यों किया था आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार सुनिए नरेंद्र मोदी ने 2008 में वैज्ञानिकों से, जिन्होंने यूपीए के जमाने में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, उनको क्या कहा था, सुनिए। देश के सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। तो बाद में मैंने यहां फोन किया, मैंने कहा मैं खुद आकर के मेरी सरकार ने जो प्रस्ताव किया है वो भी आपको देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगा इतने कम समय में आप सबको बधाई देने का मुझे अवसर मिला।
मतलब बड़े मन से अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद उसे व्यक्त करना, बस इसीलिए आया हूं। जैसे मैं आज बधाई देने आया हूं, मैं एक निमंत्रण देने भी आया हूं। जिस दिन हम वहां पहुंच जाएं, फिर तो वो अपना रूटीन काम करेगा 1.5 साल तक। वो आपको रोज फिर डेटा आया नहीं आया, फोटो आया नहीं आया, एनालिसिस करना है। तो 3 वाला मामला तो मैं चाहता हूं कि एक शाम आपके नाम मैं चाहता हूं कैंपस आप तय करें, जहां भी सुविधा हो, पूरा इसरो पूरा, और पुराने भी लोग हैं उनको भी बुलाइए सर। बॉस, ये है नरेंद्र मोदी। 2008 यूपीए की सरकार, चंद्रयान 1 सक्सेसफुल होता है और नरेंद्र मोदी बिना ये परवाह किए हुए कि किसकी सरकार है, उनको क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री, उनका ये वीडियो वायरल होगा नहीं होगा, उस वक्त तो वायरल होने की बात ही अलग थी, होती ही नहीं थी। वो गए, कह रहे मन से आया हूं आप लोगों का अभिनंदन करने, और सबको बोल रहे हैं आइए डिनर किया जाए, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, वो यही उनका तरीका है। क्रेडिट के लिए नहीं, देश के लिए किसी ने कुछ किया है तो उनका हौसला बढ़ाओ ताकि और अच्छा हो। पीएम मोदी अपनी सारी थकान भूलकर इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने जा रहे हैं, जबकि आप देखिए इसके पहले वो एक लंबा विदेशी दौरा करके लौट रहे हैं। पहले वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, फिर वहां से एक दिन के दौरे पर ग्रीस गए। 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस गया। इससे पहले सितंबर 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ग्रीस गई थी, उसके बाद कोई गया ही नहीं। ग्रीस में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्रीस ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया। ग्रीस के राष्ट्रपति ने चंद्रयान के लिए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने बताया कि चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता की जीत। ग्रीस के एथेंस में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय समुदाय ने होटल के बाहर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। एथेंस में बसे भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे, पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले रहे थे। ग्रीस का महत्व इतने सालों में किसी ने नहीं समझा, जबकि ग्रीस का महत्व इन बातों से समझिए कि ग्रीस को यूरोप का गेटवे माना जाता है। ग्रीस नेटो देशों का सदस्य भी। ग्रीस के साथ 2020 में भारत ने रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया। ग्रीस के साथ रणनीतिक साझेदारी और आर्मेनिया जैसे देशों को हथियार सप्लाई से भारत इस इलाके में टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की तिकड़ी को कड़ा संदेश दे रहा है। लेकिन उस ग्रीस से संबंध प्रगाढ़ करने, वहां जाने के बारे में 40 साल में कोई सोच ही नहीं पाया। पीएम मोदी इस डिप्लोमेसी को समझते हैं, इसलिए उन्होंने ग्रीस के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की बात कही। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के हर जगह पर भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर मजबूत कर रहे हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? यहां राहुल गांधी जैसे नेता पीएम मोदी को कमजोर करने की कोशिश में कब देश को कमजोर कर देते हैं, यह शायद उन्हें पता नहीं लगता। लगातार क्या कह रहे हैं चीन के बारे में आप सुनिए। कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, और पीएम मोदी इस बात को छुपाते हैं। राहुल गांधी का नया बयान भी सुनिए, फिर आगे की बात। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। जो लोग इस खुलासे पर कभी नहीं बोले,
जो अभी खुलासा कुछ दिन पहले नहीं हुआ था कि चीन से पैसे लेकर भारत में मोदी विरोधी खबरें कैसे कुछ लोग चला रहे हैं, चीन से पैसे लेकर भारत में चीन के लिए माहौल कैसे बनाया जाता है, इसी में एंटी मोदी खबरें दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये मोदी के विरोध में होता है इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता, तब किसी को चीन से कोई दिक्कत नहीं होती। पीएम मोदी के विरोध में ये लोग इस हद तक चले गए कि पूरी सीमा पर चीन का कब्जा बताने की भी बातें होने लगी, जिन बातों को न भारत सरकार ने माना न सेना मानती है। भाई सेना पे तो विश्वास करेंगे, और ऐसी बातें करके जाने अनजाने चीन का ही फायदा होता है। राहुल गांधी के सहयोगी नेता नाना पटोले ने तो यहां तक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश में भी चीन का कब्जा हो गया। सुनिए नाना पटोले को। राहुल जी ने बॉर्डर के अपने देश के बॉर्डर के ऊपर खुद वहां पे विजिट की, लेह लद्दाख गए, वहां पर अपने देश की सीमा और अपने देश के सीमाओं में चाइना जो आ गया है उसके बारे में देश की जनता को बताया कि ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। हमारा देश खतरे में, एक तरफ अरुणाचल में भी चाइना ने पूरा कब्जा कर चुका है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम 1 इंच भी जगह नहीं देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। आखिर ये मीडिया तक है, वास्तुस्थिति अलग है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं कि अरुणाचल में भी चीन ने पूरा कब्जा कर लिया है, तो अरुणाचल अब भारत के पास नहीं है, चला गया, चीन के पास चला गया है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं बॉर्डर पर होकर, अरे बॉर्डर पर होकर आए तो क्या उस इलाके में गए जहां पर विवाद चल रहा है? पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है, और यहां भारत में ऐसा दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत खतरे में। यहां तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें देश पर भरोसा कम और चीन पर भरोसा ज्यादा ऐसा लगता है। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ब्रिक्स में जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच बातचीत पीएम मोदी के अनुरोध पर हुई, मतलब पीएम ने, मोदी जी ने कहा कि आइए ना बात कर लेते हैं, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने साफ साफ इस खबर का खंडन किया, कहा कि चीन ने ही बातचीत करने के लिए बहुत पहले से रिक्वेस्ट दे रखी थी, वो लोग चाह रहे थे कि बातचीत हो, तब जाके बातचीत हुई। यानी अपने तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए यहां पर क्या हालत है। देश की सरकार पर, अपने विदेश मंत्रालय पर भरोसा करने की बजाय चीन की बातों को ही बढ़ाया जा रहा है। ओवैसी जैसे नेता चीन के विदेश मंत्रालय का बयान दिखाकर बोल रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति से बात करने के लिए पीएम मोदी उनके पीछे भाग रहे हैं। ओवैसी ने पूछा कि पीएम मोदी क्या छिपा रहे हैं, सुनिए ओवैसी साहब। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे, और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में, उसको रिस्टोर किया जाए? आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है? तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। यानी असदुद्दीन ओवैसी को अपने विदेश मंत्रालय से ज्यादा चीन के नेताओं और चीन के विदेश मंत्रालय पर भरोसा है कि अगर उन्होंने कह दिया कि भारत के मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया था तो उस पर भरोसा है। अपने यहां के लोग कह रहे हैं कि भैया हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, वही लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि बात कर लो, उस पर भरोसा नहीं। कह रहे हैं कि क्यों अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि भाई तुम जो है कॉम्प्रोमाइज कर लो। कहां कॉम्प्रोमाइज हो रहा? कॉम्प्रोमाइज हुआ होता तो इतने दिन से वहां पर सेना आमने सामने टिकी रहती, वापस नहीं आ गई होती। क्यों इतने राउंड की बातचीत होती अगर कॉम्प्रोमाइज ही करना होता? ये नेताओं की छटपटाहट है क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ इन्हें कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा, इसलिए चीन जैसे मामलों को उठा रहे हैं। जबकि इन्हें समझना चाहिए कि चीन सिर्फ पीएम मोदी का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। और जब बॉर्डर की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो इस पर किसी तरह की हल्की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी को लेकर विपक्ष में यह छटपटाहट शायद इसलिए भी है क्योंकि 2024 के लिए इन्होंने मोदी को हराने का जो प्लान बनाया
वो प्लान भी ढंग से पटरी पर चल नहीं पा रहा। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंडिया गठबंधन की मुंबई में मीटिंग होने वाली है, लेकिन इससे ठीक पहले शरद पवार को लेकर पिछले कई दिनों से खूब बातें चल रही। शरद पवार को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ कि शरद पवार किसकी तरफ है। गठबंधन के साथी भी लगातार पूछ रहे हैं कि शरद पवार को लेकर कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए, लेकिन शरद पवार लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन कम होने की जगह और बढ़ रहा है। शरद पवार को लेकर फिर से सस्पेंस इसलिए बढ़ गया क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आए जिसने विपक्ष में के उनके साथियों को कंफ्यूज कर दिया। दरअसल सुप्रिया सुले उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई टूट ही नहीं और अजीत पवार पार्टी के नेता हैं, इनके हिसाब से पार्टी में कोई टूट नहीं है। जब शरद पवार से पूछा गया कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले अजीत पवार को ही पार्टी का नेता बता रही हैं, तो शरद पवार ने कहा कि हां ये सही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। शरद पवार ने कहा कि कोई ये कैसे कह सकता है कि एनसीपी में टूट हो गई है। टूट तब होती है जब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा ग्रुप पार्टी को छोड़ देता है, लेकिन एनसीपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है, अलग स्टैंड लिया है, लोकतंत्र में उनका अपना फैसला लेने का अधिकार है। फिर तो भैया शिवसेना भी नहीं टूटी, वहां भी लोगों ने अपना स्टैंड ले लिया। यहां अजीत पवार जो है वो चले गए बीजेपी के साथ, लोग मंत्री बन गए, सब कुछ हो गया। जो शरद पवार कह रहे थे कि जनता सबक सिखाएगी, वो अब कह रहे कि नहीं टूटा ही नहीं है बॉस। हालांकि शरद पवार यह भी कहने लगे कि अजीत पवार उनके नेता नहीं है। सुप्रिया सुले अगर ये कह रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अजीत पवार की छोटी बहन है। सुप्रिया सुले के बयान का कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाता। यानी आप देखिए कि शरद पवार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कोई समझ ही नहीं पा रहा कि बॉस चल क्या रहा है। इसलिए अब संजय राउत ये कहते हुए बचाव कर रहे हैं कि शरद पवार की राजनीति अलग किस्म की है। एक बार सुनिए संजय राउत को। मैं मानता हूँ एनसीपी में फूट पड़ गई और सिर्फ फूट नहीं है तो दो फाड़ हो गई। उसकी राजनीति अलग किस्म की हो सकती है, हमारी राजनीति है वो सीधी सादी एकदम आर पार की लड़ाई। यानी महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के अंदर ही कंफ्यूजन है। शरद पवार के सहयोगी उनकी राजनीति को समझ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में लालू यादव हैं जिनकी जमानत का विरोध सीबीआई कर रही है। कुछ दिन पहले लालू यादव का बैडमिंटन खेलते हुए वीडियो आया। इस वीडियो के आधार पर यह कहा जा रहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। सीबीआई ने इसे ही आधार बना लिया और चारा घोटाले में लालू यादव को जो जमानत मिली हुई है उसे रद्द करने की मांग कोर्ट से कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई की अपील का विरोध करते हुए लालू यादव के वकील ने कहा कि अभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अब सीबीआई चाहती कि वो जेल चले जाए। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि लालू यादव को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है, वो तो फिट है, वो तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनकी जमानत तो रद्द कीजिए। जब बैडमिंटन खेल रहे हैं तो किस बात का अनफिट, यह सीबीआई के वकील ने कहा। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए अब टाल दी गई। विपक्ष में शामिल अलग अलग पार्टियों के अपने झमेले हैं। एक झगड़ा पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर भी है। विपक्ष की तरफ से कौन पीएम पद का चेहरा होगा। ममता बनर्जी खुद अपनी बैटिंग कर रही है, केजरीवाल खुद को राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के खिलाफ स्थापित करने में जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी। यूपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने कह दिया कि देश 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। मतलब हो गया, राहुल गांधी हो गए प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट। सुन लीजिए। एक एक कार्यकर्ताओं ने यह मन बना लिया है, एक एक कार्यकर्ता हमारे साथियों ने मन बना लिया है कि हम सब लोग कांग्रेस को 2024 में केंद्र में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, हर गांव का आदमी, हर माताएं और बहनें ये चाहती हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। हम सब लोग, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। अब पब्लिक अलग कंफ्यूज है। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि देश ममता बनर्जी को पीएम देखना चाहता है। आप वाले कहीं मिल जाएंगे तो कहेंगे अरे सब केजरीवाल को पीएम देखना चाहते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सब राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं। अरे ये सब कौन है? राहुल गांधी के लिए पार्टी के अंदर बैटिंग हो रही है। खुद राहुल गांधी भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, खुद को पीएम मोदी से टक्कर लेने वाला चेहरा साबित करने के लिए। अब वो ये गारंटी दे रहे हैं कि वो 2024 में बीजेपी को हरा देंगे। सुनिए। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए
कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। यानी सबके अपने अपने दावे, सबकी अपनी अपनी गारंटी है, चल रहा है मामला। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी को हराने के लिए क्या रणनीति, क्या सोच है, क्या हिसाब है, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। और इसलिए पाठशाला में अब राजनीति के उस इतिहास का चैप्टर जिसके कुछ पन्ने मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेसी नेता के विवादित बयान से खुल गए। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के ही नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला पीएम बता दिया। इसके पीछे का सच क्या है, इसके पीछे का सियासी खेल क्या है, और नरसिम्हा राव और गांधी परिवार का इतिहास क्या है, जरा इसका चैप्टर देखिए। अभी बस इसके बाद बताने वाला हूं कि खुद से चलती सीढ़ी, खुद से चलते व्हील चेयर का सच क्या है, जो वायरल वीडियो था। लेकिन उसके पहले यह बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर को शायद आप सभी जानते होंगे, अपने विवादित बयानों की वजह से वो हमेशा ही सुर्खियों में तो रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में साइडलाइन रहते हैं। लेकिन आजकल वो फिर से एक्टिव हो गए। उन्होंने एक किताब लिखी है, मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक, द फर्स्ट 50 ईयर्स। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कई बड़े दावे किए गए। मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के करीबी हैं और यह बात कही जाती है कि गांधी परिवार पीवी नरसिम्हा राव को पसंद नहीं करता था। अब गांधी परिवार के करीबी मणिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव के बारे में ऐसी बात कह दी जो एक तरह से अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने और उनका अपमान करने जैसी। क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री बता दिया, मतलब खुद ही डिसोन कर दिया कि ये तो हमारे थे ही नहीं। यानी बीजेपी के पहले पीएम अटल जी नहीं, अय्यर के मुताबिक नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले पीएम। मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक नेता भी बता दिया। सोचिए, जिस नेता ने राजीव गांधी के न रहने पर कांग्रेस को संभाला, देश के मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री रहे, ये देश में जो अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव आया, मनमोहन सिंह किसके राज में वित्त मंत्री थे? ये दरवाजे जो खुले भारतीय अर्थव्यवस्था के, वो किसके रहते हुए खुले? नरसिम्हा राव को वो सब क्रेडिट देने की बजाय उन्हें कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर। उन्हीं नरसिम्हा राव को आज कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के थे। पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री और सांप्रदायिक नेता क्यों बताया गया, इसके पीछे मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में तर्क दिया। जब मणिशंकर अय्यर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक वक्त पर राम रहीम यात्रा निकाल रहे थे, तो पीवी नरसिम्हा राव ने उनको वापस बुला लिया था। ये वो लिख रहे हैं किताब। नरसिम्हा राव ने कहा कि आपकी यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मणिशंकर अय्यर की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा से सहमत नहीं। पीवी नरसिम्हा राव ने मणिशंकर अय्यर से कहा कि तुम समझते क्यों नहीं, भारत एक हिंदू देश। ये मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि उनसे उन्होंने कहा। मणिशंकर अय्यर ने लिखा है कि नरसिम्हा राव की ये बात सुनकर वो चौंक गए, क्योंकि ये तो बीजेपी की सोच है। मणिशंकर अय्यर ने आगे लिखा कि नरसिम्हा राव के साथ काम करते हुए उन्हें पता चला कि वो कितने सांप्रदायिक और हिंदूवादी थे। यानी मणिशंकर अय्यर को इस बात से दिक्कत थी कि नरसिम्हा राव ने कैसे कह दिया कि भारत एक हिंदू देश है। लेकिन नरसिम्हा राव से इस तरह की नफरत नई नहीं। कांग्रेस के बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि गांधी परिवार नरसिम्हा राव को पसंद नहीं करता। इसी वजह से नरसिम्हा राव को लेकर अक्सर अटैक होते रहते हैं और इसी वजह से मणिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव के बारे में ऐसा लिखा। लेकिन नरसिम्हा राव का जो सच है, वो सच तो कोई मिटा नहीं सकता, फिर चाहे उन्हें लेकर कोई कितनी भी बातें कह दे। बंद कमरे में क्या बात हुई उसके बारे में कह दे। पीवी नरसिम्हा राव के जीवन पर लिखी विनय सीतापति की किताब हाफ लायन, हाउ नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के मुताबिक पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी राजनीति की शुरुआत हैदराबाद के मुस्लिम शासकों के खिलाफ आंदोलन से की। हैदराबाद के मुस्लिम शासकों के खिलाफ पीवी नरसिम्हा राव हिंदू महासभा और आर्य समाज के साथ लड़ाई लड़ रहे। पीवी नरसिम्हा राव रोज सुबह पूजा करते थे और सालाना तीर्थ यात्रा भी करते थे। पुणे में पढ़ाई के दौरान पीवी नरसिम्हा राव ने वीर सावरकर के बारे में भी खूब पढ़ा। प्रधानमंत्री बनने से 2 महीने पहले अप्रैल 1991 में नरसिम्हा राव ने एक मठ के प्रमुख बनने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। इसी दौरान पीवी नरसिम्हा राव पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप तेज होने लगा। पीवी नरसिम्हा राव के अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और भैरव सिंह शेखावत के साथ करीबी संबंध। यानी पीवी नरसिम्हा राव भी इस बात से कहीं गुरेज नहीं करते थे कि वो एक हिंदू है। इस बात को छिपाते नहीं थे कि वो हिंदू है, जैसा आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ करते हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस में कुछ लोग नरसिम्हा राव को न तब पसंद करते थे और आज भी उन पर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि नरसिम्हा राव ने ऐसे ऐसे काम कर दिए थे जो हिंदू हितों के काम थे और जो काम हमारे यहां फेक सेकुलरिज्म का एजेंडा चलाने वालों को कभी पसंद नहीं आए। नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मंदिरों के लिए बहुत काम किया
और यह तब का दौर है जब वो प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक्टिव थे। 1964 में पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के कानून मंत्री थे और हिंदू एंडोमेंट्स एंड टेंपल्स की जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें। किताब हाफ लायन के मुताबिक उस वक्त आंध्र प्रदेश में मंदिरों की हालत बहुत खराब थी। मंदिरों पर अतिक्रमण कर लिया गया, मंदिरों की जमीन किराए पर दी जाती थी, लेकिन किराया नहीं मिलता था। पुजारी भी ढंग से काम नहीं करते थे। पीवी नरसिम्हा राव ने मंदिरों का संचालन सही किया और एक व्यवस्था बनाई। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस में तो थे, लेकिन वो दूसरों की तरह फेक सेक्युलरिज्म का दिखावा नहीं करते। वो अपने हिंदू होने पर गर्व करते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है जिसका जिक्र हाफ लायन हाउ नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया किताब में मिला। अप्रैल 1992 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में करवाया। तिरुपति को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। तिरुपति में कांग्रेस का अधिवेशन करवा के नरसिम्हा राव ने साफ कर दिया कि उन्हें आंध्र प्रदेश और अपने हिंदू होने पर गर्व है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सोच को सही नहीं मानते थे, जिसके मुताबिक हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिक हो जाता है। हाफ लायन किताब में हिंदुओं को लेकर नरसिम्हा राव की सोच के बारे में लिखा है कि पीवी नरसिम्हा राव को इस बात की चिंता थी कि हिंदू वोट बैंक कांग्रेस से दूर जाकर बीजेपी के पास जा रहा है, जबकि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी तरह अपने साथ जोड़े रखना चाहती थी। पीवी नरसिम्हा राव का मानना था कि अगर सिर्फ मुस्लिम ही कांग्रेस को वोट करेंगे तो कांग्रेस कैसे जीतेगी। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर हम हिंदुओं की धार्मिक भावना से जुड़ी कोई बात करते हैं तो इसे सांप्रदायिकता के तौर पर क्यों देखा जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी हिंदुओं की इकलौती संरक्षक बन गई। पीवी नरसिम्हा राव ने मणिशंकर अय्यर से कहा भी था कि आपको यह समझना होगा कि एक हिंदू देश है। कांग्रेस के नेताओं की नरसिम्हा राव से चिढ़ की शायद एक बड़ी वजह 6 दिसंबर 1992 की घटना थी। इस दिन बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। कांग्रेस को लगता है कि बाबरी मस्जिद मामले को नरसिम्हा राव ने वैसे हैंडल नहीं किया जैसा कांग्रेस सोचती, जबकि बात सही नहीं है। बाबरी मस्जिद विवाद पर नरसिम्हा राव की सोच क्या थी, इसके बारे में भी हाफ लायन किताब में लिखा है। बाबरी मस्जिद विवाद पर पीवी नरसिम्हा राव की सोच एकदम स्पष्ट थी। दोनों धार्मिक समुदायों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और मस्जिद के बगल में एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बाबरी मस्जिद जैसी है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। अगर दोनों समुदाय इस सहमति पर नहीं पहुंच पाते तो फिर कोर्ट का फैसला ही अंतिम माना जाए। पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस में एंटी मुस्लिम माना जाता था, जबकि पीवी नरसिम्हा राव वो नेता थे जो इस्लाम के बारे में कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा जानते थे। हाफ लायन किताब में विनय सीतापति ने लिखा है कि हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव इस्लाम और मुसलमानों के बीच ही बड़े हुए। पीवी नरसिम्हा राव उर्दू और फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे। वो कुरान भी पढ़ लेते थे। नरसिम्हा राव के विदेश सचिव सलमान हैदर के मुताबिक वो दिल से साफ थे। वो जवाहरलाल नेहरू से बेहतर भारत को समझते थे। नरसिम्हा राव भारत को धर्म और जातियों के समूहों के तौर पर देखते थे। नरसिम्हा राव को गांधी परिवार पसंद नहीं करता था। इसके बारे में कांग्रेस के ही कई नेताओं ने लिखा है। मार्गरेट अल्वा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी एक दूसरे पर नजर रखते थे। वो दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। सोनिया गांधी नरसिम्हा राव के इस फैसले से नाराज थी, जिसमें उन्होंने बोफोर्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें राजीव गांधी के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया। किताब में मार्गरेट अल्वा ने यह भी लिखा है कि क्या नरसिम्हा राव उन्हें यानी सोनिया गांधी को जेल में देखना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मणिशंकर अय्यर इस वक्त नरसिम्हा राव पर यह बातें क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कांग्रेस का कोई खेल है? इस सब को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसे सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 2024 में किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस हर पैतरा आजमा रही। सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई, तो कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट बैंक का भी ध्यान है। और क्या उसे बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के पुराने नेता और पिछले काफी समय से गायब रहे मणिशंकर अय्यर को फिर से एक्टिव किया गया है? क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस राम मंदिर को राजीव गांधी की उपलब्धि बताती है। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर के लिए सबसे पहले राजीव गांधी ने पहल की, जबकि मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाना और शिलान्यास की अनुमति देना राजीव गांधी का गलत फैसला था। अब इसे कांग्रेस की मजबूरी समझिए या कांग्रेस की सोची समझी प्लानिंग, कि कांग्रेस दोनों तरह की बातें कर रही है। और नरसिम्हा राव को लेकर जो बातें की जा रही हैं वो भी इसी नैरेटिव का हिस्सा लगती हैं कि एक खास वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं साथ जुड़ा रहे। अगर नरसिम्हा राव को हिंदूवादी और कम्युनल भी बताना पड़े, कोई बता रहा तो बता रहा। अब ये पॉलिटिक्स खुद ब खुद चल रही है नहीं चल रही है तो नहीं पता, लेकिन पाठशाला में अब खुद चलती सीढ़ी, खुद सरकते व्हीलचेयर का चल। इसके वायरल वीडियो का सच क्या है? झारखंड हाईकोर्ट में भूत, इस वायरल दावे का सच क्या निकला?
आज आपको बताता हूं। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर सब हैरान रह जाते हैं और इनकी सच्चाई बिना जाने लोग उसे सच मानकर फॉरवर्ड भी करने लगते हैं। आपके भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है ये वीडियो खूब घूम रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं होती कि ऐसे हैरान करने वाले वीडियो का सच क्या है। आज हमें भी एक ऐसा ही वीडियो मिला जिसे देखकर हम भी हैरान रह गए। इस वीडियो में एक लकड़ी की सीढ़ी दिख रही है और यह सीढ़ी अपने आप चलती दिख रही है। इस सीढ़ी में ना कोई तार दिख रहा है, ना कोई मोटर दिख रहा है, ना ही कोई इसे धकेलता हुआ खींचता हुआ दिख रहा है। सीढ़ी के आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है। इस दौरान सीढ़ी एक कमरे में एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ खिसकती चली जा रही है। सीढ़ी के चार पैर किसी जानवर की तरह चलते हुए चले जा रहे हैं, जैसे कोई जानवर या इंसान के पैर चलते हैं वैसे वो चला जा रहा है। अब ऐसे किसी भी वीडियो को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि बॉस ऐसा कैसे हो रहा है, सीढ़ी कैसे चल रही है, सीढ़ी अपने आप कैसे चल सकती है। कई लोग इसे भूत प्रेत से जोड़ने लग गए कि अरे बॉस ये तो भूत है इसका मतलब। एक बार फुल फ्रेम में ये वीडियो दिखाइए, फिर आगे की बात करता हूं। लेकिन इस वीडियो का सच क्या है? क्या वाकई कोई भूत प्रेत का मामला है या कहानी कुछ और है? यह आज मैं आपको बताऊंगा। हमें इसकी सच की पड़ताल में ऐसे कई और वीडियो मिले जो इसी तरह से हैरान कर देने वाले। जैसे एक व्हील चेयर का वीडियो भी मिला। यह व्हील चेयर भी अपने आप खिसकती दिख रही है। व्हील चेयर के आसपास भी कोई नहीं है और वीडियो में रात का समय दिख रहा है, इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो फॉरवर्ड किया जा रहा है कि देखो बॉस ये व्हील चेयर जा रही है, तो कोई लग रहा है भूत का मामला है। कोई भी इस वीडियो को देखकर इसे भूत प्रेत से जोड़ने लग रहा है, क्योंकि कई बार फिल्मों में भी ऐसा दिखाया गया है, फिल्में बनती हैं। तो जो भी वीडियो देख रहा है उसके मन में यह सवाल जरूर आ रहा है कि व्हील चेयर कैसे चल रही है भाई अपने आप, जब कोई आसपास है ही नहीं। आज मैं सारे सच आपको बताऊंगा। जब हमने इस वीडियो के बारे में पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले तो हमें इसी तरह के कई और वीडियो मिले। सोशल मीडिया इस तरह के वीडियो से भरा पड़ा है। इस वीडियो को देखिए, इसमें भी एक सीढ़ी है जो अपने आप चलती हुई दिख रही है और चलते चलते खुद ही छत पर से नीचे गिर जाती है। इसी तरह से एक और वीडियो हमें मिला, देख रहे हैं कैसे सीढ़ी चलती चली जा रही है, गिर गई। फिर हमने और ढूंढा तो हमें और मिल गया, इसमें सीढ़ी अपने आप चल रही है। देखिए ये भी भारत का ही वीडियो है। ये सीढ़ी लकड़ी की है और किसी जानवर की तरह चलती दिख रही है। सीढ़ी के पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बत्तख के पैर हो और चली जा रही है। वहां पीछे लोग खड़े हैं, देखिए जरा एक बार वीडियो। जिसमें आप देखिए खुद ही सीढ़ी चलती चली जा रही और ऐसे खुद से चलने वाली सीढ़ियों की बाढ़ सी आ गई वीडियो की कि भाई हर जगह वीडियो में सीढ़ी खुद से चली जा रही। अब सवाल ये उठा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन वीडियोस का सच क्या है? जो लोग भूत प्रेत की बातें फैला रहे हैं, कोई उनसे पूछे कि हर जगह भूत प्रेत है क्या? इसका सच क्या है यह जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज आपको इसकी डिटेल बताऊं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिना सच जाने इस वीडियो को कैसे फैला दिया जाता है, यह देखने वाली बात। जैसे किसी मैसेज में सीढ़ी वाले वीडियो को यह बताकर चला दिया गया कि यह झारखंड हाईकोर्ट का वीडियो है, जबकि अपने आप चलती हुई सीढ़ी के वीडियो से झारखंड हाईकोर्ट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हमारे पास आया ये वीडियो, उसमें भी लिखा था कि झारखंड हाईकोर्ट में चलती हुई सीढ़ी दिख रही है, तो हमने वीडियो की पड़ताल की तो हमें यह पता चला कि झारखंड के हाईकोर्ट को लेकर भी कई तरह की अफवाहें पहले से चल रही। झारखंड हाईकोर्ट की इमारत को लेकर पिछले कुछ समय से अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में कई तरह के दावे हो रहे हैं। हाईकोर्ट के वकीलों से बातचीत का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि इमारत में कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के परिसर में हुई सभी धर्मों की पूजा भी करवाई गई। इस पूजा का आयोजन हाईकोर्ट के वकीलों की एसोसिएशन ने किया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत कई दूसरे जज भी शामिल हुए। इस पूजा को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हो गया कि अनजान आवाजों से छुटकारा पाने के लिए यह पूजा करवाई जा रही है। हालांकि पूजा में शामिल हुए वकीलों ने इन दावों को खारिज किया
सुनिए पूजा में शामिल हुए वकीलों ने हाईकोर्ट के परिसर में सुनाई देने वाली अनजान आवाजों की अटकलों को लेकर क्या बताया है। अहम और वहम दो चीज का जो है उसका कोई इलाज नहीं है। पूजा तो ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करने का एक माध्यम है और हम लोगों ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। कोई किसी प्रकार का कोई हॉन्टेड और किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं। मैं भी आ रहा हूं, लगातार इस परिसर में आ रहा हूं, कभी किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनी। जब सुनूंगा तो कहूंगा। यानी झारखंड हाईकोर्ट के वकील ही कह रहे हैं कि भाई वहां कोई भूत की बात नहीं है, लेकिन फैल रही है खबरें कि बॉस वहां तो कुछ चल रहा है झारखंड हाईकोर्ट। इसलिए ऐसी खबर आपके पास आए तो विश्वास ना कीजिए। अब आपको बताता हूं कि इस तरह के वीडियोस की सच्चाई क्या है, लेकिन एक बार फिर से ये वीडियो देखिए और एक चीज गौर करिए जो पहले आपने गौर नहीं की होगी। उसके बाद में आपको पहले वीडियो देखिए, अपनी नजर से देखिए, कुछ कॉमन लग रहा है, फिर मैं आपको इसके वीडियो का राज बताता हूं कि सीढ़ी खुद से कैसे चलती है। सारे वीडियोस को देखते जाइए। सारे वीडियो में सीढ़ी खुद ब खुद चल रही है। इन सारे वीडियो में अगर आप गौर करेंगे, जितनी भी सीढ़ियां आपको चलती दिख रही हैं, उनमें कॉमन बात यह है कि ये सभी सीढ़ियां स्लांटेड फ्लोर यानी ढलान वाली जमीन पर चल रही है। देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, वो सड़क नीचे ऐसे ढलान पर आई हुई है। अब आप कहेंगे कि ढलान पे सीढ़ी खुद से चलने लगती है, उसका साइंस मैं बताऊंगा भाई। पहले एक चीज तो कॉमन देखिए, ये देखिए ढलान पे चल रही है। वो जो पहला वीडियो है जरा उसको भी दिखाइए। ये देखिए छत पर, ये छत भी ढलान वाली है, इस पे भी सीढ़ी चलती जाए। ये देखिए, ये जो आपको बताया जा रहा था कि ये किसी ने दावा कर दिया झारखंड हाईकोर्ट का, जहां वहां का है नहीं, इसमें भी देखिए नीचे स्लांटेड दिख रहा है, यहां भी ढलान है। अब आप ये सोचेंगे कि ढलान पर भी कोई सीढ़ी कैसे चल सकती है भाई बिना गिरे हुए। तो ये पूरा साइंस का खेल है, फिजिक्स का खेल है। ऐसे वीडियो के पीछे का फिजिक्स भी आपको समझाता हूं। दरअसल इसे इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने आप बिना किसी सपोर्ट या फोर्स के चलना, फिजिक्स की भाषा में इसको कहते हैं पैसिव डायनेमिक वॉकिंग। इसको सुनिए जरा, अगली बार कोई आपको ऐसा वीडियो भेजे बोलिएगा भाई भूत नहीं होता। इसको कहते हैं पैसिव डायनेमिक वॉकिंग। इसको कहते हैं पैसिव डायनेमिक वॉकिंग, और ये साइंस है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर जगह भूत आ जा रहा है और हर जगह सीढ़ी चलने लग जा रही है। अच्छा, बीच में कहीं भी दोबारा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए ढलान वाली जमीन की जरूरत होती है। यह कुछ और नहीं बल्कि न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया का एक उदाहरण है। इनर्शिया का मतलब होता है जो चीज जैसी और जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगाए। जैसे अगर किसी बॉल को समतल जमीन पर रखेंगे तो वो बॉल वहीं रहेगी जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगे, लेकिन उसी गेंद को ढलान पर छोड़ देंगे तो वो अपने आप सरकते हुए नीचे चली जाती है। सीढ़ियों के चलने के मामले में भी ऐसा होता है। सीढ़ियों के चारों पैर आपस में कनेक्टेड होते हैं और ऊपर एक पॉइंट पर सब जुड़े होते हैं जिसे ढीला छोड़ा जाता है, जिससे एक बार अगर आप उसका मोमेंटम बना दें कायदे से तो और धक्का दे दें तो वो मूवमेंट करने लगती है और सीढ़ी के चारों पैर अपने आप ढलान पर चलने लगते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये भूत है तो भूत को बोलिए कि तुम सिंपल सपाट जमीन पे सीढ़ी चला के दिखाओ, तब माने तुम्हारी पावर है। तुमको ढलान का लग रहा है बॉस? इसलिए लग रहा है क्योंकि ये साइंस है, कोई भूत प्रेत नहीं। पैसिव डायनेमिक वॉकिंग का सिद्धांत ब्रिटिश वैज्ञानिक टेड मैकगियर ने 1980 के दशक में दे दिया। टेड मैकगियर ने इस सिद्धांत को प्रैक्टिकल के जरिए समझाया भी था कि बिना मोटर कैसे कोई सीढ़ी अपने आप चल सकती है। ये आप भी कर सकते हैं। जरा इसमें दिखाइए, देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें भी ये सीढ़ी कैसे चल रही है। कोई भूत है? ये सब वैज्ञानिक पहले कर दिए भाई। देखिए इसमें हल्का सा ढलान है, उसका पैर ऐसा मिला है, उसके बाद वो चलना शुरू कर दिया। आप ये भी ध्यान रखिए कि आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना भी, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे वीडियो एआई की मदद से बन जाए या फिर एडिटिंग की मदद से आसानी से बन सकते हैं। जैसे सीढ़ी वाला जो वीडियो वायरल हुआ, उसे यह कहकर फैलाया गया कि भाई झारखंड हाईकोर्ट का वीडियो, फिर किसी ने बताया कि ये वीडियो झारखंड हाईकोर्ट का है ही नहीं, फिर किसी ने फैला दिया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। भाई हर जगह घूम रहा है, कोई भेज रहा है कि अच्छा झारखंड हाईकोर्ट का, कोई भेज रहा है उत्तराखंड अल्मोड़ा का।
सच ये निकला कि यह वीडियो पहले अल्मोड़ा के नाम से भी फैलाया गया, वहां के बेस हॉस्पिटल का बताकर इस वीडियो को वायरल किया। हॉस्पिटल ने जब जांच की तो कुछ लोगों को पकड़ा और यह पता चला कि वीडियो को एडिट करके बनाया गया। सुनिए वहां के डॉक्टर ने क्या बताया। हमने इस प्रकरण में एक आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह उन्होंने एनालाइज करी, सारे बयान लिए गए। तो उस पर हमने जो जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक जो मेन कल्प्रिट उसमें था, जिसने ये वीडियो एडिट करके अपलोड करी थी, उसको हमने उसका मेन अभियुक्त पाया गया। और साथ में उसके जो हेल्पर थे, करीब 4 लोग और थे उसमें, तो ये टोटल 5 लोग थे। तो उसमें जो मेन आदमी जिसने ये अपलोड किया है एडिट करके, उसको हमने 7 दिन के लिए सस्पेंड किया है। उत्तराखंड के बाद खुद से चलने वाली सीढ़ी का कनेक्शन झारखंड हाईकोर्ट से जोड़ दिया गया। इस पर झारखंड हाईकोर्ट के वकील ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुनिए झारखंड हाईकोर्ट के वकील ने क्या कहा। अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अभी 2 दिनों से झारखंड उच्च न्यायालय के संदर्भ में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। और ये वीडियो क्लिप जो है, ये उत्तराखंड के न्यूज़ में कुछ दिन पहले आया था हॉस्पिटल के संदर्भ में। उसी को क्लब करते हुए झारखंड हाई कोर्ट का नाम लिख दिया गया, जिससे भ्रामक प्रचार हो रहा है। ये सरासर गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि इस प्रकार के भ्रामक प्रचार कैसे फैल रहे हैं, इन्हें तत्काल रोकने की। यहां आपको वो साइंस भी समझना होगा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ा होता है। लोग इसे कई बार भूत प्रेत मान लेते हैं, लेकिन इसका भी एक साइंस है और साइंस इसको लेकर क्या कहता है वो भी आपको बता दूं। जैसे किसी का चेहरा दिखाई देना, अजीब चेहरा दिखाई देना या अजीबोगरीब आवाज सुनाई देना, इसे विज्ञान की भाषा में फेस पैराडोलिया कहते हैं, जो एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें इंसान को अजीबोगरीब आकृति या चेहरे किसी भी सामान पर दिखाई देने लगते हैं। ऐसा दिमाग के न्यूरो सिस्टम में आई गड़बड़ी की वजह से होता है। इसी गड़बड़ी की वजह से इंसान को अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगती है। शरीर पर कुछ अलग सा महसूस होना, इसे फियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंसान 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की आवाज नहीं सुन पाता, लेकिन ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाज शरीर पर महसूस होती है। ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाज भले ही आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन इन आवाजों की वजह से आपके स्किन पर सेंसेशन या वाइब्रेशन महसूस हो सकता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज से आपके सिर में भीषण दर्द हो सकता है। ऐसा ही ब्रिटेन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक छात्र के साथ हुआ। यह छात्र जब कॉलेज की लैब में काम करने गया तो उसे और उसके दोस्तों को घबराहट और तनाव महसूस होने लगा। उन्हें आंखों में परेशानी महसूस हो रही थी। इन सब का कहना था कि लैब में भूत है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि लैब में मौजूद पंखे से 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही। जैसे ही पंखा बंद किया गया, छात्रों की परेशानी दूर हो गई। सांस फूलना और घर के पेड़ों का मुरझाना वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा तब होता है जब घर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा ही अमेरिका में एक परिवार के साथ पूरे परिवार की सांस फूल रही थी। घर के अंदर रखे पौधे मुरझा गए। उन्हें लगा कि यह सब कुछ भूत की वजह से हो रहा है। उसके बाद उन्हें आवाजें भी सुनाई देने लगी। सब ठीक करने के लिए उन्होंने पादरी को भी बुला लिया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। जब पूरे घर को ठीक से जांच किया गया तो पता चला कि घर में लगी चिमनी में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से पूरे घर में बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया था। इसी वजह से पौधे मुरझा गए थे। घर में रहने वालों की सांस फूल रही थी। एक बार जब उन्हें भूत का एहसास हुआ तो ओवर थिंकिंग की वजह से आवाजें भी सुनाई देने लगी। तो ऐसी चीजें भी हैं। हालांकि जो धार्मिक पक्ष है उसका अपनी बातें हैं, पुनर्जन्म की बातें हैं, उसको लेकर भी साइंस जो है वो पूरी तरह से नकार नहीं पाया, तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन ये वीडियो अगर आपके पास आते हैं तो इनको लेकर साइंस में बकायदा व्याख्यान है, चीजें हैं, दिखती हैं। इसलिए वायरल करने की बजाय ये बताइए लोगों को कि भाई ये भूत नहीं है। पाठशाला में अब हिमाचल प्रदेश की तबाही की उन तस्वीरों का चैप्टर जो पहली बार टीवी पर आई। पहाड़ों में प्रलय की वो भयानक तस्वीरें जो अब तक नहीं देखी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बारिश से जो तबाही हो रही है उसकी तस्वीरें बेहद डरावनी।
आज आपको हिमाचल प्रदेश में हो रही तबाही की वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपने कहीं नहीं देखी हों। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाए। कैसे सड़कों पर चौड़ी चौड़ी खाई बन गई है, जरा देखिए। मंडी से कुल्लू जोड़ने वाले रास्ते की हर हकीकत टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। ड्राइवर्स का दर्द हमने आपको यहां पर दिखाया, चालकों का हमने दिखाया किस तरह से सब्जियां बर्बाद हो गई। अब एक तस्वीर जो आपने कहीं नहीं देखी होगी वो टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर किसी चैनल पर आपने नहीं देखी होगी। इधर देखिए, लेफ्ट हैंड पर आप ये देखिए, ये हालात यहां पर है। ये मेन रोड, और ये मेन रोड कैसे किस तरह से ध्वस्त हो गई है। ये पूरी तरह से रोड यहां पर ध्वस्त हो गई है। आपने कभी सोचा है कि ऑल वेदर रोड जिसके बारे में कहा जाता है, जो हर मौसम में बहुत शानदार रहे, वो रोड की क्या हालत यहां पर हो गई। प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड जब आता है, जब बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो कितनी भी अच्छी रोड बनवा ले, पहाड़ों पर इसी तरह का हाल होता है। ये रोड पूरी तरह से यहां पर धस चुकी है। अभी भी आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मिट्टी धसती जा रही है और ये रोड सरकती जा रही है। पूरी रोड यहां पर भी आप देखिए, ये पूरी रोड यहां पर नीचे कंक्रीट है, मिट्टी है, लेकिन उसके बावजूद ये रोड कैसे यहां पर धस रही है और पूरी तरह से ये रोड मिट चुकी है। टाइम्स नाउ नवभारत यहां पर पहुंचा है और कोई चैनल अभी तक यहां पर नहीं पहुंचा और इसीलिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आगे आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन ये देखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ऐसा एक जगह नहीं हुआ है, ऐसा कई जगह पर हुआ है, लेकिन ये शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे। लेकिन अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सामने वो पहाड़ देखिए, वहां पर अभी भी लैंडस्लाइड और अभी भी वहां पर पत्थर दरक रहे हैं। लोग सावधान हैं और ये वाली रोड किसी ने नहीं सोचा था कि इस रोड पर, आप सोचिए ये ट्रक चालक जो यहां पर फंसे हुए हैं, थोड़ा सा भी अगर इधर होते तो क्या हालत होती उनकी, क्या हालत होती अगर यहां पर कोई ट्रक होता तो कितनी मुश्किलों का सामना यहां पर किया जाता है। और ऐसे में कोई भी गाड़ी नीचे जा सकती थी। पूरी की पूरी ये रोड धंस गई। हालात ये हो गए हैं कि अब इस रोड को बनाने में न जाने कितने महीने यहां पर लग जाएंगे। आप दाएं बाएं कहीं पर भी देख लीजिए, हर जगह आपको लैंडस्लाइड नजर आएगा। 50 मीटर में हर जगह पर लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड है। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर है, आवाजाही ठप हो चुकी है, ना पीने का पानी, ना खाने के लिए राशन, सब्जियां, दवा कुछ भी यहां पर नहीं है। और ऊपर से ये हालात, ये सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है टाइम्स नाउ नवभारत पर। विजय नारायण चौधरी के साथ हिमांशु दीक्षित, टाइम्स नाउ नवभारत, कुल्लू रोड। ये वो तबाही है जो कुदरत ने मचाई, लेकिन कुछ लोग भारत को भी तबाह करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद उनकी बात करूंगा। भारत पर हिंडनबर्ग के हमले का चैप्टर 2 आने वाला है क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाठशाला में अब भारत पर हिंडनबर्ग के एक और अटैक का चैप्टर। बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर फिर से हिंडनबर्ग टाइप कोई रिपोर्ट आने की खबरें आ रही हैं। एक ग्लोबल नेटवर्क OCCRP, जिसमें जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन का पैसा लगा होने का दावा है, उसकी कोई नई रिपोर्ट आएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब उससे क्या हो सकता है? क्या यह भारत पर हमले का एक और प्रयास हो सकता है? एक रिपोर्ट देखिए। भारत में फूटने वाला है हिंडनबर्ग 2.0। जॉर्ज सोरोस की OCCRP बना सकती है भारतीय कॉर्पोरेट को निशाना। OCCRP खुलासे के नाम पर हिंडनबर्ग 2.0। बड़े भारतीय कॉर्पोरेट घरानों को टारगेट करने की कोशिश। जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग का दावा। बड़े भारतीय कॉर्पोरेट घरानों पर एक बार फिर बड़ा बवंडर आ सकता है, ऐसा दावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में है। OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसके जरिए भारत के बड़े कॉर्पोरेट को फिर निशाना बनाने की कोशिश है। दावा ऐसा ही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस OCCRP का नाम सामने है, उसकी फंडिंग के पीछे जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हैं। रिपोर्ट काफी हद तक उसी तरह की हो सकती है जिस तरह शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर बिजनेस वर्ल्ड में हलचल पैदा करने की कोशिश की थी। OCCRP के जरिए वैसी ही कोशिश हो सकती है। OCCRP को अरबपति इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे लोगों से फंडिंग मिलती है। जॉर्ज सोरोस मोदी सरकार का कट्टर विरोधी माना जाता है, जो समय समय पर मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार के काम पर सवाल उठाते हैं। जॉर्ज अपनी इकाई ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए से OCCRP की फंडिंग करते हैं। OCCRP के जरिए कारोबारी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में पैसा लगवाने वाले विदेशी निवेशकों के नामों का खुलासा किया जा सकता है। ये खुलासा किन कारोबारी ग्रुप के बारे में होगा, इसे लेकर तरह तरह के कयास हैं। OCCRP को लेकर हमने थोड़ी रिसर्च की तो पाया कि संगठन की वेबसाइट के मुताबिक साल 2006 में OCCRP स्थापित हुआ।
जो संगठित अपराध पर रिपोर्टिंग में स्पेशलिटी का दावा करता है। मीडिया घरानों के साथ साझेदारी के जरिए रिपोर्ट्स और आर्टिकल पब्लिश करता है। इसका गठन एशिया और लैटिन अमेरिका के अलावा यूरोप, अफ्रीका में फैले 24 नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स ने किया है। हिंडनबर्ग की अडानी समूह पर गड़बड़ी के आरोपों वाली रिपोर्ट के बाद ये दूसरा कथित खुलासा भारतीय कॉर्पोरेट्स के लिए झटके वाला साबित ना हो जाए, इसे लेकर देश की एजेंसीज कैपिटल मार्केट पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। लेकिन ओसीसीआरपी का मकसद क्या है और उसके निशाने पर कौन से भारतीय कॉर्पोरेट्स हैं, ये पता चलेगा रिपोर्ट्स जारी होने के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।